हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कंसेप्ट आइसो कोस्ट लाइन के बारे में। लास्ट क्लासेस में हमने कवर किया था कि डिफरेंस क्या होता है इन डिफरेंस कर्व के बीच में और आइसो क्वांट कर्व के बीच में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं अटेंड की कीजिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे, क्योंकि हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कवर कराया हुआ है मैंने। लास्ट क्लासेस जितनी भी प्रोवाइड की हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, कॉमर्स प्रोफिशिएंसी चैनल पर। अगर अभी तक आपने नहीं देखी देखिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। आइसो कोस्ट लाइन का मतलब क्या होता है? आइसो कोस्ट दो वर्ड से मिलकर बनी है। पहले इसका ओवरव्यू समझते हैं बच्चों हम। आइसो कोस्ट को हम कैसे डिवाइड कर सकते? दो हिस्सों में। तो यहाँ पे आइसो और कोस्ट दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हैं हम आइसो कोस्ट को। आइसो का मतलब होता है इक्वल। तो यहाँ पे कोस्ट क्या आती है? कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कोस्ट से। कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आती है? हम जानते हैं कि हम जब प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूस करता है गुड्स और सर्विसेज को, तो वहाँ पे फैक्टर्स को यूज़ किया जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे जो लैंड आती है, लैंड के ऊपर क्या देना पड़ता है? किराया देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है। लेबर को क्या देनी पड़ती है? वेजेस देनी पड़ती है। कैपिटल के ऊपर क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज जिसे बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या लेके जाता है? प्रॉफिट लेके जाता है। तो इसको तो हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इन फैक्टर्स का यूज़ करके प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। ये होती है कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि ये कॉस्ट है, खर्च करना पड़ रहा है। तो ये क्या कॉस्ट है? किसकी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। तो यहाँ पे जो कॉस्ट बात की जा रही है, इन्हीं की कॉस्ट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आइसो कोस्ट कहते हैं कि आइसो मतलब इक्वल कोस्ट आनी चाहिए। आइसो कोस्ट कर बताएगा कि हमने जो खर्च है, जो कॉस्ट है, वो इक्वल रहे, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे एक प्रोड्यूसर का। तो उसके लिए हमें क्या करना है? दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में कॉम्बिनेशन को बनाना है। ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि हर कॉम्बिनेशन के ऊपर जो कॉस्ट क्या है, इक्वल आए। बुक के एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं अब हम। आइसो कोस्ट लाइन ये वो लाइन होती है जहाँ पे शो किए जाते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन फैक्टर्स के बीच में। उन फैक्टर्स के बीच में कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाया जाता है कि जो हमारे पास टोटल कोस्ट का जो लेवल है वो क्या रहे? सेम रहे, यानी कि टोटल कोस्ट क्या है? सेम आए। तो वो टोटल कोस्ट को सेम करने के लिए दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, फैक्टर इनपुट के बीच में कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। इट रेफर टू दोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे इनके बीच में ऐसे दो अलग अलग मतलब फैक्टर्स के बीच में कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं जिससे फर्म को सेम कोस्ट का जो मतलब रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे दो फैक्टर इनपुट के बीच में इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाए जाएंगे जिससे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ जाए? कांस्टेंट आ जाए, सेम आ जाए। जस्ट एज देर आर वेरियस आइसो क्वांट कर्व, कि हमने जैसे आइसो क्वांट पढ़ा था पिछली क्लासेस में। आइसो क्वांट कर्व में क्या था कि इक्वल क्वांटिटी आनी चाहिए। दो फैक्टर्स को इस तरीके से हमने यूज़ किया था कि जो क्वांटिटी हो, दो फैक्टर्स का फैक्टर इनपुट का यूज़ करके क्वांटिटी को लाए। यहाँ पे हम पढ़ेंगे आइसो कोस्ट लाइन के बारे में। आइसो कोस्ट किसको बताएगी? कोस्ट को, कि इक्वल कोस्ट आनी चाहिए। आइसो क्वांट कहता था कि इक्वल क्वांटिटी को डिनोट करता था। आइसो कोस्ट किस चीज को डिनोट करती है? इक्वल कोस्ट को डिनोट करती है। कोरस्पॉन्डिंग टू ए डिफरेंट लेवल ऑफ टोटल आउटपुट, यानी कि टोटल आउटपुट के कोरस्पॉन्ड में हम देखें कि जो कॉस्ट आ रही है वो क्या रहे? इक्वल आए। तो डेफिनेशन कहती है कि आइसो कोस्ट लाइन में बी डिफाइंड एज अ लाइन। कहता है आइसो कोस्ट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जहाँ पे डिफाइन करते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन दो फैक्टर्स के बीच में जो प्रोड्यूसर यूज़ करता है, और प्रोड्यूसर यूज़ करके उन कॉम्बिनेशन को इस तरीके से कॉस्ट उसकी इनकर्ड की जाती है कि वो अफोर्ड कर सके, यानी कि खर्चा क्या हो? इतना खर्चा हो उसका फैक्टर इनपुट का कि एक प्रोड्यूसर उसको अफोर्ड कर पाए। टू बाय गिवन हिज टोटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन दीज फैक्टर्स एंड प्राइस ऑफ द फैक्टर्स, इनके जो फैक्टर्स का प्राइस है वो इतना होना चाहिए कि एक प्रोड्यूसर उसको अफोर्ड कर सके। प्राइस का आपने सब समझा था, जैसे लैंड के ऊपर रेंट दिया तो रेंट क्या कहलाएगा? उसका प्राइस कहलाएगा। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट क्या कहलाता है? उसका प्राइस कहलाता है। तो यानी कि फैक्टर का जो प्राइस है वो इतना हो कि एक प्रोड्यूसर उसको अफोर्ड कर सके, उसके बजट के अंदर रहे जो उसका प्राइस है फैक्टर इनपुट का। तो यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं, अब एग्जांपल की हेल्प से इसको कवर करते हैं कि आइसो कोस्ट लाइन का क्या मतलब है। सपोज कर लेते हैं कि जो बजट है एक प्रोड्यूसर का, बजट यानी कि मैक्सिमम जो खर्चा कर सकता है वो है 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये तक का जो बजट इसके प्रोड्यूसर का है।
फैक्टर इनपुट के ऊपर स्पेंड करने के लिए। तो यहाँ पे फैक्टर इनपुट में हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं लेबर और दूसरा ले लेते हैं हम कैपिटल को। तो यहाँ पे लेबर की सपोज करते हैं कि जो लेबर है, लेबर की जो पर यूनिट पड़ती है हमें 10 रुपये, यानी कि वेजेस क्या देनी पड़ती है, एक लेबर को 10 रुपये देनी पड़ती है। ये अज्यूम कर लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं। कैपिटल की जो रेट है वो हम ले लेते हैं, कैपिटल प्राइस है 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ यहाँ पे लेबर किस चीज़ को नोट करते हैं, वेजेस को, कैपिटल किस चीज़ को नोट करते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट को। तो यहाँ पे हम फैक्टर्स इस तरीके से कंबाइन करें कि जो बजट है, 100 बजट है, ये इक्वल रहे हर कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर द्वारा करना है, टोटल खर्चा। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। यहाँ पे लेबर ले लेते हैं कि लेबर की जो एक यूनिट का जो खर्चा है वो है 10 रुपये। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कैपिटल को। कैपिटल पर यूनिट हमारे पास 20 रुपीज़ पड़ती है। तो यहाँ पे उसने 100 रुपये खर्च करने हैं। एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, 100 रुपये का जो खर्च करेगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसके कॉम्बिनेशन बनाएं कि लेबर और कैपिटल दोनों का यूज़ भी किया जाए प्रोड्यूसर द्वारा और उसका बजट भी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, बजट सेम रहे हर कॉम्बिनेशन पे। सपोज कर लेते हैं कि जो 100 का 100 रुपया कहाँ खर्च कर दिया, मान लेते हैं लेबर के ऊपर खर्च कर दिया। तो यहाँ पे कैसे आएगा, ये 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, 10 रुपये की लेबर की पर यूनिट है। तो कितनी लेबर यूज़ की करेगा प्रोड्यूसर, 10 यूनिट। 10 लेबर को यूज़ करेगा, 10 रुपये एक लेबर के, तो 100 रुपये उसके पूरे हो गए बजट के। तो यहाँ पे उसने कैपिटल का बिल्कुल भी यूज़ जो नहीं किया। नेक्स्ट मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे उसका बजट 100 है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में ए कॉम्बिनेशन, ये बी कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे लेबर बिल्कुल भी यूज़ नहीं की जा रही है प्रोड्यूसर द्वारा, सारे के सारे क्या कर ले, कैपिटल यूज़ कर लिए। तो यहाँ पे 100 रुपये स्पेंड करने हैं और पर यूनिट कैपिटल कितने हैं, 20। तो कितनी कैपिटल की यूनिट को अफोर्ड कर सकता है, 5। तो यहाँ पे अगर 5 यूनिट कैपिटल की इस्तेमाल की गई है, 20 पर यूनिट, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 100। तो विद इन बजट आ गया उसका, हमारे जो खर्चा है, टोटल कॉस्ट है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन और बनाते हैं हम, 100 बजट है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 4 यूनिट है जो लेबर की यूज़ की गई है। तो 10 रुपये पर यूनिट क्या है, तो 40 रुपये तो यहाँ खर्च कर दिए गए हैं। तो 100 में से 40 के बच गए 60। तो 60 रुपये यहाँ खर्च करेगा जब कैपिटल के ऊपर, तो 20 रुपये पर यूनिट है। तो कितनी यूनिट यूज़ कर पाएगा, 3 यूनिट यूज़ कर पाएगा। 3 यूनिट 20 रुपये के हिसाब से 60 यहाँ खर्च हो गए, 40 यहाँ खर्च हो गए, टोटल क्या होगा, 100 उसका बजट कंप्लीट हो चुका है प्रोड्यूसर का। ऐसे लेट कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन और ले लेते हैं कि 100 बजट है प्रोड्यूसर का। तो यहाँ पे 2 यूनिट है जो इस्तेमाल की गई है लेबर की। तो यहाँ पे 10 रुपये पर यूनिट के है, तो कितने, 20 रुपये खर्च कर दिए गए लेबर के ऊपर। टोटल 100 रुपये है, 100 में से 20 अगर लेबर पे खर्च करें तो बच गए 80 रुपये। 80 रुपये और 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कैपिटल का खर्च है। तो कितनी यूनिट है जो यूज़ कर पाएगा कैपिटल की, 4 यूनिट। क्योंकि यहाँ पे 4 गुना 20 करें तो 80 और 20 ये 100, तो 100 क्या होगा उसका बजट के विद ना क्या। तो इस तरीके से हमने कॉम्बिनेशन बनाया। अगर 10 यूनिट हमने लेबर की यूज़ कर ली और कैपिटल का कुछ भी यूनिट इस्तेमाल नहीं किया, अगर लेबर कुछ भी इस्तेमाल नहीं की तो सारी कैपिटल इस्तेमाल कर ली है। अगर 4 यूनिट लेबर की और 3 यूनिट हमने कैपिटल की यूज़ की है, अगर 2 यूनिट लेबर की और 4 यूनिट अगर कैपिटल की यूज़ किया, तो इस तरीके से हमने इसको टेबल को बना लिया। अब इसी टेबल से हम क्या बनाते हैं, अब ड्रॉ करते हैं हम इसका डायग्राम, कि डायग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसको कॉम्बिनेशन किया है वैसे सेम इसको डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले वाई एक्सिस को लेते हैं। वाई एक्सिस पे हमने ड्रॉ कर लेनी है कैपिटल को, क्योंकि हमने 2 फैक्टर इनपुट यूज़ किए हैं, कैपिटल और लेबर। जो मैक्सिमम कैपिटल यूज़ किया वो 5 तक की है। तो हम यहाँ पे मार्क करते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अब हम तो एक्स एक्सिस पे हम लेके चलेंगे लेबर को। तो यहाँ पे जो लेबर मैक्सिमम यूज़ की गई है वो की गई है 10 तक। तो यहाँ पे इसको मार्क करते हैं। तो यहाँ पे इसको मार्क करके चलेंगे 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक हमने यूज़ किया है लेबर। अब हम इसको ओ एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है लेबर। लेबर दिखाई गई है 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और 10 से। ऐसे यहाँ पे ओ वाई एक्सिस ले लेनी है। वाई एक्सिस पे हम लेके चलते हैं कैपिटल को। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो हमने फर्स्ट केस लिया था, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया था कि सारी की सारी लेबर यूनिट यूज़ कर ली थी, कैपिटल 0 यूज़ की थी। तो यहाँ पे हमने कैपिटल 0 लेनी है, कैपिटल 0 और लेबर 10 यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉम्बिनेशन आ गया हमारा। नेक्स्ट केस में हमने लेबर 0 यूज़ की थी और कैपिटल की 5 यूनिट यूज़ कर ली थी। तो यहाँ पे इसका पॉइंट है जो आ जाएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हमने 4 यूनिट है जो लेबर की 4 यूनिट और 3 यूनिट यूज़ किए कैपिटल की। तो यहाँ पे जब हम इसको मार्क करेंगे 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमारे पास पॉइंट जाता है, यहाँ पे चला जाएगा पॉइंट। ये कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे हमने 4 यूनिट्स तो यूज़ की हैं लेबर की और 3 यूनिट यूज़ की गई हैं कैपिटल की। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हमने 2 यूनिट लेबर यूज़ की है, 2 यूनिट हमने लेबर यूज़ किया, यहाँ पे लेबर आ जाएगा। 4 यूनिट यूज़ किया हमने कैपिटल की। तो यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन है जो बन जाएगा। तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन है जो आ जाएगा। तो जब हमने इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देना है तो यहाँ पे इस तरीके से हमने चारों जो कॉम्बिनेशन बनाया है इसको ज्वाइंट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको ज्वाइंट कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है आइसो कोस्ट लाइन कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इस आइसो कोस्ट लाइन के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन यूज़ किए जाते हैं हर एक कॉम्बिनेशन के ऊपर कोस्ट क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। कितनी लिया हमने 100, यानी कि हर कॉम्बिनेशन के ऊपर कितनी कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 100 कॉस्ट को, कि क्या ये इक्वल आ रही है। इस तरीके से बच्चों ये हमारा एग्जाम्पल और डायग्राम था आइसो कोस्ट का। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है इसका, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ आता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर या फिर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि प्रोड्यूसर किस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में आएगा या फिर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन कौन सा होगा फैक्टर के बीच में, या फिर कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन होगा फैक्टर का यहाँ पे कॉस्ट क्या आएगी, लीस्ट आएगी, सबसे कम आएगी। कहते वी नो दैट आइसो क्वांट शोज, जब हमने पीछे आइसो क्वांट कर्व पढ़ा था तो वहाँ पे हमने आइसो मतलब इक्वल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था कि उस केस में आइसो क्वांट केस में क्या था कि एक प्रोड्यूसर 2 फैक्टर इनपुट को इस तरीके से इस्तेमाल करता था कि हर एक कॉम्बिनेशन के ऊपर जो क्वांटिटी थी, जो आउटपुट थी वो इक्वल मिल रही थी। यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी को इक्वल करने की कोशिश की गई थी, कोस्ट को इक्वल करने की कोशिश नहीं की गई थी। जबकि आइसो कोस्ट के अंदर तो हम कोस्ट को फोकस करेंगे। कहते हैं बट वाइल ऑल द पॉइंट ऑन द आइसो क्वांट आर इक्वल इन टर्म ऑफ आउटपुट, आइसो क्वांट के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन बनाए गए थे हर एक कॉम्बिनेशन इक्वल आउटपुट का जो डिनोट करता था कि हर कॉम्बिनेशन के ऊपर क्या इक्वल आउटपुट आएगा। ये पीछे जब हमने कंसेप्ट पढ़ा था आइसो क्वांट का उसमें कवर किया था। बट आर नॉट इक्वल इन द टर्म ऑफ कॉस्ट, हमने सिर्फ आउटपुट को इक्वल देखा था, आइसो क्वांट कर्व के अंदर कॉस्ट को इक्वल नहीं किया था। टू सी हाउ ए प्रोड्यूसर कैन चूज द लीस्ट कॉस्ट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट और ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन फैक्टर वी नीड टू नो द, कहते हैं कि यहाँ पे अब हमने किस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर किस कॉम्बिनेशन को यूज़ करे, किस कॉम्बिनेशन को यूज़ करे कि जिससे उसकी कॉस्ट क्या लीस्ट आए, कम से कम आए। तो यहाँ पे कहते हैं कि 2 चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होनी ज़रूरी है। सबसे पहला कि जो इनपुट यूज़ किए जा रहे हैं उन इनपुट का प्राइस क्या है, जैसे लैंड के ऊपर रेंट क्या है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट क्या है, वेजेस क्या है लेबर की, तो उन फैक्टर इनपुट का प्राइस क्या वो जानना जरूरी है। और दूसरा कि कितना खर्च है जो प्रोड्यूसर कर सकता है, यानी कि प्रोड्यूसर का बजट कितना है। ये 2 चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है, तब जाके हम क्या कर सकते हैं आइसो कोस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करके कोस्ट को हर एक कॉम्बिनेशन के ऊपर इक्वल कर सकते हैं जब 2 फैक्टर इनपुट का कॉम्बिनेशन किया जाएगा। कहते हैं व्हेन द फैक्टर प्राइस आर नोन एंड द प्रोड्यूसर बजट इज फिक्स, जब हमें पता है कि फैक्टर का प्राइस क्या है और प्रोड्यूसर का बजट कितना है, तो यहाँ पे फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन जो बनाए जाएंगे लेबर और कैपिटल, जैसे हमने बनाए थे अभी पिछले टेबल में, वुड कॉस्ट द प्रोड्यूस इक्वली। तो जहाँ पे दोनों फैक्टर लेबर और कैपिटल का यूज़ करके हमने क्या कहते हैं इक्वल कॉस्ट का जो दिखाया था। सो दीज आर कॉल्ड इक्वल कॉस्ट कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, इक्वल कॉस्ट कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। एंड द लाइन शोइंग सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इक्वल कॉस्ट लाइन, जो लाइन ये शो करते हैं कॉम्बिनेशन को इसको बोलते हैं हम इक्वल कॉस्ट लाइन या फिर आइसो कॉस्ट लाइन बोलते हैं।
जैसे कि हमने इस डायग्राम में बताया था कि ये जो लाइन है ये किस चीज़ को शो करती है, ये आइसोकोस्ट लाइन को शो करती है, जहाँ पे दो फैक्टर इनपुट के बीच में हमने क्या बनाया, पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाई थी ये चार, जहाँ पे हर कॉम्बिनेशन के ऊपर कोस्ट क्या थी, इक्वल थी प्रोड्यूसर के लिए। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ों का पता था, एक तो इसका प्रोड्यूसर का बजट कितना है और दूसरा कॉस्ट कितनी है, यानी कि प्राइस कितना है फैक्टर इनपुट का। नेक्स्ट कहते हैं कि जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होगा फैक्टर का वो इंडिकेट करेगा, वहाँ उस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन किया गया फैक्टर के बीच में, जहाँ पे जो आइसोकॉन्ट कर्व है वो टेंजेंट होगा टू एन आइसोकोस्ट लाइन के। टेंजेंट का मतलब क्या है कि अभी नेक्स्ट कंसेप्ट हम कवर करेंगे, उसमें आपको बताऊंगी कि ये इस लाइन का मतलब क्या है, टेंजेंट होने का मतलब क्या है, कवर करते हैं। मैं नेक्स्ट इसका एग्जांपल लेके आपको कवर कराती हूँ, एक बार यहीं पे इसको मैंने समझा दिया है। द स्लोप ऑफ आइसोकोस्ट लाइन इज द रेशियो ऑफ इनपुट प्राइस। तो कहते हैं जो स्लोप होता है आइसोकोस्ट लाइन का वो क्या होता है, रेशियो होती है इनपुट प्राइस के बीच में। तो यहाँ पे कहते हैं कोई भी आइसोकोस्ट लाइन हो वो इंडिकेट करते हैं लेबर ऑन द एक्स एक्सिस के ऊपर और कैपिटल ऑन वाई एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे इसका स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो स्लोप होता है आइसोकोस्ट लाइन का, प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करने के लिए आइसोकोस्ट लाइन का हम कैसे करेंगे, प्राइस लेंगे लेबर का और प्राइस लेंगे कैपिटल का। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो प्राइस है लेबर का, ये जो प्राइस है लेबर का, ये किसकी टर्म में बताया जाएगा, कैपिटल की यूनिट के टर्म में। और जो प्राइस है कैपिटल का इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ यूनिट ऑफ लेबर। जो कैपिटल का प्राइस है वो लेबर की यूनिट में बताना है, लेबर का प्राइस है जो कैपिटल यूनिट में हमने बताना है। नेक्स्ट आता है कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब क्या है इसका, कि प्रोड्यूसर को कब बोलेंगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आ गया, या फिर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर क्या, कि कहाँ पे फैक्टर का कॉम्बिनेशन बनाया जाए जहाँ पे सबसे कम है जो कॉस्ट आए प्रोड्यूसर को, और ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन क्या होगा, यानी कि बढ़िया कॉम्बिनेशन कहाँ पे है जहाँ पे प्रोड्यूसर को बेनिफिट हो, वो संतुलन में आ जाए। जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में वो ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे प्रोड्यूसर है जो मैक्सिमम करता है अपने प्रॉफिट को, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर रहा है। इन अदर वर्ड जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोड्यूस करता है एक आउटपुट को ऐसी कॉम्बिनेशन के ऊपर जहां पे सबसे कम उसको कॉस्ट पड़े, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस आता है, कि अगर प्रोड्यूसर को प्रॉफिट बढ़ाना तो अपनी कॉस्ट को क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा। जब कॉस्ट कम होगी तभी तो प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, प्रॉफिट को बढ़ा सकता है। द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। जहां पे लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन आएगा उसी को हमने क्या बोलना है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बोल देना है फैक्टर के बीच में। ऑप्टिमम और लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन इज द कॉम्बिनेशन जहां पे एट विच आइदर कहता हम किस पॉइंट पे बोले हैं कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन या फिर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहला पॉइंट कहते हैं कि जहां पे जो आउटपुट लिया गया है गिवन लेवल ऑफ इनपुट पे वो क्या हो, मैक्सिमम हो। आउटपुट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और जो कॉस्ट है प्रोड्यूसिंग गिवन आउटपुट इज मिनिमम, और जो कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। आउटपुट क्या हो, मैक्सिमम हो, और हमारे पास कॉस्ट क्या है, मिनिमम। आउटपुट तो ज़्यादा ले रहा है प्रोड्यूसर, और आउटपुट को ज़्यादा लेने के पीछे बल्कि कॉस्ट भी क्या है, कम आ रहा है। तो वहाँ पे क्या बोलेंगे कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है, कि कॉस्ट क्या पड़ रही है, कम पड़ रही है। तो इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से अब हम समझते हैं। एग्जाम्पल में हम दो फैक्टर इनपुट लेते हैं जिसमें लेबर और कैपिटल आ जाएगी। तो यहाँ पे लेबर ले लेते हैं हम, लेबर और कैपिटल और जो कॉस्ट है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो लेबर की पर यूनिट है वो 50 रुपये है पर यूनिट के, यानी कि वेजेस लेबर के ऊपर 50 रुपये पर यूनिट पड़ रही है। कैपिटल के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है मान लेते हैं एज ए इंटरेस्ट, जो प्राइस ऑफ कैपिटल कहलाता है, 75 रुपये पर यूनिट के पड़ रही हैं। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो क्या है, उसकी फिक्स्ड है, यानी कि 1500 रुपया जो बजट है एक प्रोड्यूसर का जो खर्च कर सकता है मैक्सिमम। तब हम देखते हैं कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया जाए। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। अगर मान लो कि लेबर की कोई भी यूनिट है जो प्रोड्यूस नहीं की जा रही, मतलब लेबर का बिल्कुल यूज़ नहीं किया जा रहा गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, सारी की सारी कैपिटल यूज़ करें, तो कैपिटल कितनी यूज़ कर सकते हैं, 1500 बजट है और पर यूनिट पे 76 पड़ रही है। तो कितनी यूनिट है जो कैपिटल की इस्तेमाल की जा सकती है, 20 यूनिट। तो यहाँ पे 20 यूनिट कैपिटल का इस्तेमाल करके एक प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोड्यूस करेगा जहाँ पे उसका बजट कितना रहेगा, 1500। ऐसे नेक्स्ट ले लेते हैं कॉम्बिनेशन कि जहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेबर की जो 15 यूनिट यूज़ की गई है, 15 यूनिट लेबर की यूज़ की गई हैं, 50 रुपये हमने देखा कि पर यूनिट के 50 रुपये पड़ते हैं। तो यहाँ पे कितने खर्च कर दिए गए, 750 रुपये खर्च कर दिए गए लेबर के ऊपर। तो 1500 टोटल बजट है। यहाँ पे देखते हैं कि 1500 तो टोटल बजट है प्रोड्यूसर का, 1500 में से 750 तो खर्च कर दिए, बच गए 750।
तो 750 कहाँ खर्च करेगा, कैपिटल में। तो 750 खर्च किए जाएंगे तो 75 पर यूनिट क्या है, तो यहाँ पे कितने यूनिट को जो ले सकता है, 10 यूनिट को, यानी कि 10 यूनिट है जो कैपिटल की यूज़ कर पाएगा एक प्रोड्यूसर है जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो यूज़ किया गया लेबर, टोटल जो एक्सपेंडिचर 1500 का 1500 जो खर्च कर दिया गया है प्रोड्यूसर द्वारा, वो टोटल लेबर के ऊपर कर दिया गया 50 रुपये पर यूनिट है। तो यहाँ पे कितनी यूनिट है जो मतलब यूज़ कर सकते हैं लेबर की, 30। तो अभी यहाँ पे कैपिटल की कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल की कोई भी यूनिट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सारी की सारी यूनिट लेबर की यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे इसको टोटल बजट बन जाएगा 1500। तो इस तरीके से हमने ये 3 तरीके से कॉम्बिनेशन बना लिए, 3 कॉम्बिनेशन बना लिए जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लिए, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास क्या है, बजट के विद इन रह करके एक प्रोड्यूसर अपने 2 फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन को बनाता है जिससे उसको लीस्ट कॉस्ट यानी कि इक्वल कॉस्ट है जो हमारे पास पड़ती है। इक्वल कॉस्ट के यानी मतलब क्या है कि 1500 जो बजट बन रहा है। जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनाया वहाँ पे उसने 0 तो लेबर यूज़ किया है और 20 यूनिट किसकी यूज़ की, कैपिटल की। नेक्स्ट जो बी कॉम्बिनेशन बनाया गया, बी कॉम्बिनेशन के अंदर 15 यूनिट लेबर की यूज़ की हैं, 10 यूनिट की हैं यूज़ कैपिटल की। नेक्स्ट सी कॉम्बिनेशन के अंदर 30 यूनिट जो यूज़ की गया लेबर की और 0 यूनिट यूज़ की गया उसकी कैपिटल की। तो जहाँ पे हमने देखा तीनों केसेस के अंदर बजट क्या उसका कांस्टेंट है यानी कि सेम रहेगा। तो अगर मैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ डायग्राम में तो कैसे करूँगी, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिया 0 से 20, 15 और 10, 30 और 0, तो इसी को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ डायग्राम के ऊपर। डायग्रामेटिकली शो करते हैं अब हम जो हमने टेबल यूज़ की है। सबसे पहले हम ले लेते हैं वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस को हम लेके चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लेके चलना है कॉम्बिनेशन मैक्सिमम चाहिए हमें 25 तक। तो हम जब लेके चलते हैं इसको 25 तक तो हमारे पास बनता है 5, 10, 15, 20 और 25, यहाँ तक हमें चाहिए। नेक्स्ट हम लेते हैं एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस में जो हमें मैक्सिमम चाहिए वो चाहिए 35 तक, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 तक। तो यहाँ पे हमने ले लिया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है जहाँ पे हम दिखाएंगे लेबर की यूनिट को। तो यहाँ पे लेबर को तो दिखाता है ओ एक्स एक्सिस, ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस होते हैं जहाँ पे हम लेके चलते हैं कैपिटल को। यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 तक ले लेंगे। तो जो हमने टेबल यूज़ किया है उसी टेबल के हेल्प से इसको बनाएंगे। अब हम टेबल में कॉम्बिनेशन 0 लेबर 20 कैपिटल, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में 50 यूनिट ऑफ लेबर 10 कैपिटल 30 लेबर और 0 कैपिटल, तीनों कॉम्बिनेशन को अब हम शो करते हैं। लेबर की जगह 0 और कैपिटल की 20 यूनिट, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया यहाँ पे हमारा। सेकंड कॉम्बिनेशन में 15 तो लेबर है और 10 यूनिट है कैपिटल की, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन जाएगा जहाँ पे हमने 15 यूनिट लेबर की, 10 यूनिट है जो कैपिटल की यूज़ की गई है। लास्ट कॉम्बिनेशन जहाँ पे हमने 30 यूनिट लेबर की, 30 यहाँ पे हमारे पास लेबर आ गया और 0 कैपिटल की, मतलब यहीं पे हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अब जब हम तीनों पॉइंट्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगी आइसोकोस्ट लाइन। ये आइसोकोस्ट लाइन है जो आ गई है। अब हम इस आइसोकोस्ट लाइन पे कोई मर्जी कॉम्बिनेशन चूज कर लें तो वहाँ पे हमें हर कॉम्बिनेशन के ऊपर क्या होगा, इक्वल कोस्ट है जो आएगी। अब हम ड्रॉ करते हैं आइसोक्वांट को। आइसोक्वांट को ले लेते हैं कि हमने इसकी इस तरीके से आइसोक्वांट कर्व को डिनोट करते हैं। आउटपुट लिया है मान लो यहाँ पे 50 यूनिट का, तो इस आइसोक्वांट कर्व ने यहाँ पे आइसोकोस्ट को जो टच किया, ये आइसोकोस्ट लाइन थी, इस आइसोकोस्ट लाइन को आइसोक्वांट कर्व ने इन 2 पॉइंट्स के ऊपर क्या कर दिया, टच कर दिया। तो जो ये 2 पॉइंट्स है वो इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर प्रोड्यूसर विद इन 2 पॉइंट के बीच में रहकर प्रोडक्शन करेगा तो यहाँ पे इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन को जो शो करेगा, यहाँ पे एफिशिएंट प्रोडक्शन है जो ले सकते हैं। अब मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर को आउटपुट को बढ़ाना है, आउटपुट को बढ़ाना है तो बजट भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा प्रोड्यूसर को, क्योंकि आउटपुट बढ़ाने के लिए खर्चा भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं प्रोड्यूसर ने क्या किया, खर्च बढ़ा करके जैसे 20 यूनिट पहले कैपिटल की तब 25 कर दी, पहले 30 यूनिट लेबर की थी अब 35 कर दी है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर का बजट क्या आ चुका है, बढ़ चुका है। तो यहाँ पे उसका बजट लाइन है जो यानी कि आइसोकोस्ट लाइन है अब यहाँ पे शिफ्ट कर गई है। तब जब यहाँ पे बजट बढ़ गया प्रोड्यूसर का तो उसका जो आउटपुट है मैक्सिमम, अब मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकता है, तो यहाँ पे इसको दिखाएंगे अब हम
यहाँ पे जब बजट को बढ़ाया गया तो यहाँ पे आइसो क्वांट है जो हायर यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ पे ये आइसो क्वांट कर्व है जो आइसो क्वांट कर्व मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 यूनिट को जब प्रोड्यूस किया गया है। तो जब हमने देखा कि जो ये आइसो क्वांट कर्व है जैसे बजट बढ़ाया गया तो आइसो क्वांट कर्व से हमने देखा कि 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया गया है। तो जो ये आइसो क्वांट कर्व है कहाँ कहाँ टच कर रहा है आइसो कोस्ट लाइन को, हमने देखा कि हायर बजट वाली लाइन को इसने इन 2 पॉइंट्स के ऊपर टच किया है। तो यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स के ऊपर टच किया है आइसो क्वांट कर्व ने आइसो कोस्ट लाइन को। यहाँ पे अगर इतना खर्च किया जाएगा तो ये एफिशिएंट एरिया ऑफ प्रोडक्शन को डिनोट करता है। हमारे पास आइसो क्वांट कर्व है जो अगर विद इन दिस एरिया के अंदर रह करके प्रोडक्शन किया जाता है तो क्या रहेगा, एफिशिएंट प्रोडक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पे हमने बताना है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन बताई थी हमें, एक तो आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा कि लीस्ट कॉस्ट होनी चाहिए, यानी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ये आइसो क्वांट कर्व है ये आइसो क्वांट कर्व इन 2 पॉइंट्स के ऊपर टच कर रहा है और तीसरा कहाँ टच कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है, जहाँ पे जो आइसो कोस्ट लाइन क्या है टेंजेंट जा रही है किसके, आइसो क्वांट कर्व की। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखा जाए तो ये आइसो क्वांट है हमारे पास, आइसो क्वांट ये वाला जो 100 यूनिट यानी कि हायर 50 से तो बढ़ गया ना, हायर हमारे पास आउटपुट को शो करता है। और यहाँ पे ये पॉइंट जो टच कर रहा है तो ये अपने इस बजट लाइन को शो करता है, यानी कि इस आइसो कोस्ट लाइन को शो करता है जहाँ पे कॉस्ट क्या हमारी कम है। तो इस पॉइंट के ऊपर दोनों ही इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूरी होगी है, एक तो हायर आउटपुट है और दूसरा लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन क्या हो चुकी हैं, सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि प्रोड्यूसर क्या क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी गई हैं। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं अब हम। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर या फिर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन की। फर्स्ट कंडीशन कहता था द फ्लोविंग्स आर द कंडीशन ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन फैक्टर, यानी कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन या फिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जो आइसो कोस्ट लाइन है वो टेंजेंट हो जाती है आइसो क्वांट कर्व के, जैसा कि हमने देखा भी था यहाँ इक्विलिब्रियम बताया था। तो इस पॉइंट पे आइसो कोस्ट लाइन टेंजेंट जा रही है किसके, आइसो क्वांट कर्व जो हमने ये बनाया था। and at the point of the tangency the slope of both isoquant curve and isocost line should be equal। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को टच कर रहे थे तो यहाँ पे दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल हो जाता है। द स्लोप ऑफ आइसोकोस्ट लाइन इज द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द इनपुट। यहाँ पे आइसोकोस्ट लाइन का जो स्लोप हमने पीछे पढ़ा था क्या था, प्राइस ऑफ इनपुट, रेशियो था किसका, रेशियो था प्राइस ऑफ इनपुट्स का, जहाँ पे हमने कैसे कैलकुलेट किया था, प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल करके। द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट इज द रेशियो, जबकि आइसो क्वांट कर्व में अगर हमने स्लोप देखा था वो कैसे कैलकुलेट किया था, वो रेशियो था मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट का, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट का अगर हम देखें तो वो कैलकुलेट किया था आइसो क्वांट के अंदर, जबकि आइसो कोस्ट के अंदर क्या था, प्राइस ऑफ इनपुट का रेशियो। आइसो क्वांट के अंदर क्या है, रेशियो है किसका, मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ इनपुट का। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन भी जो बोला जाता है, क्योंकि जब हमने कवर किया था आइसो क्वांट कर्व को तो वहाँ पे हमने टर्म पढ़ी थी मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कहता है एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जहाँ पे कहता है टेंजेंसी होती है दैट इज मतलब ई इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। द आइसो क्वांट कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कहता है जो आइसो क्वांट कर्व था वो कन्वेक्स था ओरिजिन की तरफ, या फिर मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर और कैपिटल क्या होती है, डिमिनिशिंग होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको, जब हमने ये कर्व बनाया था आइसो क्वांट कर्व तो हमने देखा कि इसकी शेप क्या कन्वेक्स की तरफ यानी ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स है जो आइसो क्वांट है। क्यों कन्वेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लाल लागू होता है यानी स्लोप जो होता है इसका मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के कारण है, जो इसका स्लोप जो होता है यानी कि जो ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स होता है जो आइसो क्वांट कर्व होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस ए पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है आइसो क्वांट कर्व का, कि जो स्लोप है आइसो क्वांट कर्व का इक्वल आ जाता है किसके, ये आइसो क्वांट कर्व का स्लोप टच कर गया इसको किसको, आइसो कोस्ट लाइन को। तो यानी किसके इक्वल हो गया, ये स्लोप ऑफ आइसो कोस्ट कर्व के क्या हो गया, इक्वल हो गया। जो स्लोप है आइसो क्वांट कर्व का जो स्लोप है वो इक्वल आ गया स्लोप ऑफ आइसो कोस्ट कर्व के, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉइंट टच कर गए, ये क्वांट है ये हमारी कोस्ट है। तो यहाँ पे इस ई पॉइंट पे हमने देखा था कि दोनों पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो जहाँ पे आइसो क्वांट कर्व का स्लोप इक्वल आ गया आइसो कोस्ट लाइन के कर्व के। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं हम,
जो आइसो क्वांट कर्व का जो स्लोप होता है उसको लिखते हैं मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। यानी कि कैसे दिखाते हैं इसको? मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी होती है लेबर की डिवाइड करते हैं जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है कैपिटल की। किससे को लाया था? स्लोप ऑफ आइसो कोस्ट कर्व को। आइसो कोस्ट कर्व क्या था? रेशो था प्राइस इनपुट के बीच में। तो यहाँ पे इसको हमने कैसे दिखाया था? प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड किया था प्राइस ऑफ कैपिटल से। यानी कि इस पॉइंट पे, इस ई पॉइंट पे दोनों क्या जाते हैं? इक्वल आ जाते हैं। नेक्स्ट कहते हैं इस पॉइंट पे जो टेंजेंसी पॉइंट होते हैं, टेंजेंसी पॉइंट, इस पॉइंट पे जो आइसो क्वांट कर्व होता है वो कन्वेक्स होता है कि यानी कि इसका ओरिजिन की तरफ क्या है? झुकाव है। क्यों झुकाव होता है? क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिनल टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है वो क्या होती है? डिमिनिशिंग होती है। इसका आंसर इसका कन्वेक्स की तरफ क्या होता है? ओरिजिन हो जाता है। जब हमने प्रॉपर्टीज की थी आइसो क्वांट कर्व की तब भी हमने इस पॉइंट को समझा था कि मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के कारण जो आइसो क्वांट कर्व की जो शेप होती है वो कन्वेक्स हो जाती है ओरिजिन की तरफ। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये पॉइंट बनता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेंशन पाथ। एक्सपेंशन पाथ क्या होता है इसको समझते हैं अब हम। एक्सपेंशन पाथ कहते हैं कि जैसे जैसे प्रोड्यूसर अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ाता जाता है तो वैसे वैसे आउटपुट का लेवल भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो एक्सपेंशन पाथ को हम कैसे दिखा सकते हैं? तो यहाँ पे इसको पहले डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, फिर आपको इसका मीनिंग बताएंगे कि क्या होता है एक्सपेंशन पाथ। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं इसका। तो डायग्राम में हमने ये ओ वाई एक्सिस ले ली है। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे हमारे पास ओ एक्स एक्सिस ले ली जाएगी। तो ओ एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं हम लेबर। यहाँ पे ले लेते हैं लेबर को। ये ओ एक्स एक्सिस है। ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है जहाँ पे हम ले लेते हैं कैपिटल को। यहाँ पे इसको मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक। ऐसे ही लेबर वाले पॉइंट्स को मार्क करते हैं एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो हम इसको नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया बजट का वो 4 यूनिट ऑफ लेबर और 4 यूनिट है किसी कैपिटल की। तो यहाँ पे हमारे पास बजट लाइन आ गई है। तो यहाँ पे जो आइसो क्वांट कर्व है उसको ड्रॉ करते हैं। अब हम आइसो क्वांट कर्व ले लेते हैं कि यहाँ पे जो आइसो क्वांट है वो डिनोट करता है इस तरीके से। हमारे फर्स्ट आइसो क्वांट कर्व बना देते हैं जहाँ पे बनाई गई यूनिट हंड्रेड्स। अगर मान लो कि बजट बढ़ गया, प्रोड्यूसर का बजट बढ़ के मान लो कि 6 और यहाँ पे 6 कर दिया हमने, तब इसका जब जैसे बजट बढ़ेगा तो आउटपुट का लेवल भी क्या कर देगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे बजट बढ़ा तो वैसे ही आउटपुट का लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। आउटपुट बढ़ा के यहाँ पे इसका आइसो क्वांट कर्व है जो शिफ्ट कर गया इस तरीके से। तो नेक्स्ट आइसो क्वांट कर्व शो करता है हायर लेवल यानी कि 200 यूनिट को। अब मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर ने बजट को और बढ़ा दिया। बजट को और बढ़ा के नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब हम 8 तक कर दिए। यहाँ पे भी 8 ले लेते हैं, यहाँ पे भी हम 8 को ले लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट जो बजट लाइन यहाँ पे आइसो कोस्ट लाइन है जो बन गई। तो यहाँ पे आउटपुट का लेवल और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट आइसो कोस्ट लाइन, आइसो क्वांट लाइन है जो यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से। नेक्स्ट जो आइसो क्वांट है वो हायर लेवल यानी कि 300 यूनिट को बताता है। एक्सपेंशन पाथ क्या कहता है कि जो इनका मिनिमम कोस्ट है, जो मिनिमम कोस्ट है, अगर इन पॉइंट को हम मर्ज कर देते हैं, इन पॉइंट्स को अगर हम मर्ज कर देते हैं इस तरीके से, तो हमारे पास जो ये आएगा ये क्या आएगा? इसको बोलेंगे एक्सपेंशन पाथ। एक्सपेंशन पाथ क्या बताता है कि जो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होगा उसको डिनोट किया जाएगा किसके द्वारा? एक्सपेंशन पाथ द्वारा। क्योंकि यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है जब प्रोड्यूस की गई 100 यूनिट। तो यहाँ पे जो लीस्ट कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया जब 200 को यूनिट किया गया, ऐसे यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन को यूज़ किया गया जब 300 यूनिट का जब प्रोडक्शन किया गया। तो जब हमने इनको लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन को ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया? ये एक्सपेंशन पाथ आ गया। तो अब हम इसकी बुकिश एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें एक और पॉइंट बताती हूँ बच्चों आपको कि यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट क्यों बोला गया है। सबसे पहले हम इसका इक्विलिब्रियम देखते हैं। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है कि हायर तो हमने आउटपुट लेना होता है और कॉस्ट क्या होनी चाहिए? लोअर होनी चाहिए। यहाँ पे हमने देखा कि जो ये फर्स्ट आइसो क्वांट कर्व है ये जो कट कर रहा है, ये कट कर रहा है 2 पॉइंट तो इसके हायर बजट के हैं और एक यहाँ पे लोअर बजट का है। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को कट किया तो कॉस्ट क्या पड़ रही है? 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने के हायर बढ़ रही है। इस पॉइंट पे कॉस्ट क्या पड़ रही है? लोअर पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन उसको पड़ेगा और नेक्स्ट उसका जो प्रोडक्शन भी है अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट में उसने जैसे बजट को बढ़ाया तो 200 यूनिट किया। तो यहाँ पे जो ये आइसो क्वांट कर्व है इसने टच किया है, एक तो ये पॉइंट, 2 पॉइंट है और तीसरा पॉइंट ये वाला है।
तो यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स पे अगर टच किया जाता है हमारे पास 200 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो कॉस्ट क्या बन रही है, हायर बन रही है। जबकि जब इस पॉइंट पे हम देखते हैं इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट के ऊपर जो आइसो क्वांट कर्व है वो क्या है, लीस्ट कॉस्ट लाइन को कॉम्बिनेशन को शो करता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी इक्विलिब्रियम हो जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम के दोनों कंडीशन जो यहाँ पे पूरी हो जाती है। जहाँ पे कॉस्ट क्या बढ़ रही है, कम बढ़ रही है, और आउटपुट क्या हो गया, 100 से बढ़कर 200 हो गया। ऐसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसने टच कर दिया आइसो कॉस्ट लाइन को, जबकि आउटपुट क्या हो रहा है, 300 हो रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट इसका इक्विलिब्रियम होगा। तो इस तरीके से तीनों इक्विलिब्रियम को ज्वाइंट करके भी हमने क्या बना दिया, एक्सपेंशन पाथ को ड्रॉ कर दिया है। बुकिश एक्सप्लेनेशन कहते हैं एक्सपेंशन पाथ का मतलब क्या होता है, कहता है विद एन इंक्रीज इन द फाइनेंशियल रिसोर्स, कहता है जैसे जैसे फाइनेंशियल रिसोर्स को बढ़ाता है प्रोड्यूसर, इट वुड लाइक टू इंक्रीज इट्स आउटपुट, तो आउटपुट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जो क्वांटिटी होती है आउटपुट की वो इंक्रीज होती है, सिर्फ तभी इंक्रीज हो जाएगी जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ाया जाएगा। देयर इज नो इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द फैक्टर, यानी कि फैक्टर की जो कॉस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ बजट को बढ़ाया गया। फैक्टर अगर मान लो 10 रुपये पहले लेबर के थे, 10 रुपये की अब मिल रही है, उसमें फैक्टर के प्राइस में कोई भी चेंजेस है जो नहीं आया, फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर कोई चेंज नहीं है, जबकि सिर्फ बजट को बढ़ाया जा रहा है। द लेवल ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ ए फर्म इंक्रीज, तो यहाँ पे जो आउटपुट का लेवल बढ़ जाता है फर्म का, जैसे ही हमने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ाया है। जैसे प्रोड्यूसर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ाएगा वैसे उसको हायर लेवल ऑफ आउटपुट है जो अचीव हो जाएगा। Which of the optimum combination of factor will be used by the firm at a different level of output is indicated by expansion path। तो यहाँ पे expansion path क्या बताता है कि optimum combination of factor क्या है, जिसका इस्तेमाल करके जो फर्म है अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट का जो बना सकती है, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सपेंशन पाथ बोला जाता है। एक्सपेंशन पाथ रेफर करता है उस लोकस को जहाँ पे सच सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है, जिन पॉइंट के ऊपर लीस्ट कॉस्ट यानी कि सबसे कम कॉस्ट कॉम्बिनेशन का जो दिखाया जाता है, कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन को जब हमने ज्वाइन किया था तो हमारे पास क्या आ गया था, एक्सपेंशन पाथ आ गया था। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के पॉइंट को ज्वाइन करने से क्या आ गया था, हमारे पास एक्सपेंशन पाथ है जो ड्रॉ किया गया था। नेक्स्ट कहते हैं कि इन अदर वर्ड्स में अगर बात की जाए तो एक्सपेंशन पाथ जो ट्रेस करता है, किस चीज़ को ट्रेस करता है, मूवमेंट ऑफ द फर्म को फ्रॉम वन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स टू द अदर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स व्हेन द स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द फर्म इज एक्सपेंड। जैसे जैसे स्केल को बढ़ाया, पहले 100 यूनिट, फिर 200 यूनिट, फिर 300 यूनिट को बढ़ाया, तो वैसे वैसे हमने देखा था अलग अलग कॉम्बिनेशन फैक्टर जहाँ पे कॉस्ट क्या आ रही थी, कम आ रही थी, उसको ज्वाइन करने से हमारे पास एक्सपेंशन पाथ ड्रॉ किया गया। सिंस एक्सपेंशन ऑफ द फर्म इज बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ ऑपरेशन, जो एक्सपेंशन का मतलब आता है बढ़ाना, तो किसके ऊपर बेस्ड होता है, स्केल के ऊपर, कि जैसे हमने 100 से बढ़ा के स्केल 200 किया, फिर 300 किया, तो जैसे जैसे स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ा तो उसको ज्वाइंट करके हमने क्या किया था, एक्सपेंशन पाथ को ड्रॉ किया था। तो इस कारण से इसको एक्सपेंशन पाथ को क्या बोला जाता है, स्केल लाइन भी बोला जाता है, क्योंकि ये डिफरेंट स्केल को है जो बताती है। स्टोनियर एंड हैग की एक्सप्लेनेशन कहती है, कहते हैं एक्सपेंशन पाथ इज दैट लाइन, कहते हैं एक्सपेंशन पाथ वो लाइन होती है जहां पे रिफ्लेक्ट किया जाता है लीस्ट कॉस्ट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन फैक्टर प्राइस रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे फैक्टर के प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, तो उस केस में जब लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन को ज्वाइन कर दिया था तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सपेंशन पाथ है जो बोला जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास टॉपिक बनता था आज की क्लास में। आइसो कॉस्ट लाइन के बारे में पढ़ा हमने और एक्सपेंशन पाथ के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।